नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं खबरें अब तक और मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज हम बात करेंगे मायावती के मिशन 2027 के ब्लूप्रिंट की, जिसने विरोधियों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। बात करेंगे असम के चुनावी संग्राम के बीच प्रधानमंत्री की आई तस्वीरों की। साथ ही चर्चा होगी नालंदा की उस दरिंदगी की जिसने बिहार के सुशासन के दावों की धज्जियां उड़ा दी हैं। और आखिर में बात होगी ईरान अमेरिका महायुद्ध की, जहां बारूद की गंध अब मस्जिदों तक जा पहुंची है। लेकिन इन सभी खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। इस बार जीत की हैट्रिक लगानी तय, असम में बोले पीएम मोदी। कोलकाता में सोना पप्पू के घर ईडी का छापा, फ्लैट देने के नाम पर गबन का आरोप। ईरान के जज्जन शहर में शिया मस्जिद पर इजराइल का हमला, 3 लोगों की मौत। लखनऊ में फेसबुक पर महिला आयोग सदस्य की फोटो से छेड़छाड़, आपत्तिजनक पोस्ट वायरल। होमरूज खुलवाने के लिए शिखर सम्मेलन करेगा यूके, पीएम कीर स्टार्मर का ऐलान। राजस्थान में 65 आईएएस अधिकारियों के तबादले, मुख्य सचिव को छोड़कर सभी अधिकारी बदले। 2 से 3 हफ्ते में ईरान से जंग खत्म कर देगा अमेरिका, ट्रंप ने किया ऐलान। अब एयरपोर्ट के अंदर तक ब्लिंकिट से होगी डिलीवरी, मुंबई से हुई शुरुआत। आज सोने चांदी की कीमतों में बड़ी उठापटक, 1,52,479 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा गोल्ड। बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 1,187 अंक चढ़ा, निफ्टी 22,600 के पार। हेडलाइंस के बाद खबरें अब तक में एक बार फिर आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सबसे पहले बात करेंगे आज के पहले मुद्दे के बारे में। उत्तर प्रदेश की सियासी सरजमी पर 2027 का रण अब औपचारिक तारीखों का मोहताज नहीं रहा। सूबे की आबो हवा में चुनावी बारूद की गंध घुलने लगी है। एक तरफ अखिलेश यादव का पीडीए रद्द, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की विकास वाली हुकार, और अब इन सब के बीच हाथी ने अपनी वो चिहाड़ मारी है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। जी हां, बहुजन समाज पार्टी की मुखिया मायावती ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए मिशन 2027 का जो खाका खींचा है, वह न केवल बसपा के अस्तित्व की लड़ाई है बल्कि उत्तर प्रदेश की त्रिकोणीय राजनीति को एक नया मोड़ देने वाली रणनीति भी है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में सोशल इंजीनियरिंग की जननी कही जाने वाली मायावती ने साफ कर दिया है कि वह हार मानने वालों में से नहीं है। मंगलवार को लखनऊ में हुई हाई प्रोफाइल बैठक में मायावती ने अपने नेताओं को जो मंत्र दिया उसका केंद्र बिंदु है 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती। आपको बता दें, इस बार बसपा ने अपना शक्ति प्रदर्शन नोएडा के बजाय राजधानी लखनऊ में करने का ऐलान किया है। यह महज एक कार्यक्रम नहीं बल्कि विरोधियों को यह बताने की कोशिश है कि बसपा का आधार अभी भी प्रदेश के दिल में धड़क रहा है। मायावती ने साफ निर्देश दिए हैं कि 14 अप्रैल को लखनऊ की सड़कें नीले झंडे से पट जानी चाहिए ताकि उन दावों को खारिज किया जा सके कि बसपा खत्म हो चुकी है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सियासत इस बार सबसे दिलचस्प मोड़ पर आ पहुंची है। अखिलेश यादव ने दादरी से अभियान शुरू कर गुर्जर, मुस्लिम और दलित वोटों के जिस चॉकलेट को साधने की कोशिश की है, उसने मायावती की परेशानी पर बल ला दिया है। वहीं वजह है कि मायावती ने वेस्ट उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने का अपना पुराना तुरुप का पत्ता फिर से चल दिया है। मायावती जानती हैं कि अगर दलित, मुस्लिम, गुर्जर गठजोड़ सपा की ओर खिसका तो बसपा के लिए सत्ता की राहें हमेशा के लिए धुंधली हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी रणनीति को धार देते हुए अब सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ सपा और कांग्रेस पर भी तीखे हमले करना शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले कुछ चुनावों से मायावती पर भारतीय जनता पार्टी की मददगार होने के आरोप लगते रहे हैं। इसी छवि ने मुस्लिम वोटरों को उनसे दूर कर दिया है। लेकिन इस बार की बैठक में मायावती का तेवर बदला बदला नजर आया। उन्होंने केंद्र और राज्य की भारतीय जनता पार्टी सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और आसमान छूती कीमतों पर जमकर घेरा। पेट्रोल, डीजल और गैस सिलेंडर के बढ़ते दामों को मुद्दा बनाकर मायावती ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ फ्रंट फुट पर खिलेंगी। ये उनकी टीम बी वाली छवि को तोड़ने और खिसकते हुए मुस्लिम व दलित वोट बैंक को वापस लाने की सोची समझी रणनीति है। आपको बताते चलें, मायावती ने 2027 की नैया पार करने के लिए 2 नए और कड़े नियम तय किए हैं।
पहला ये कि बसपा प्रमुख ने साफ कर दिया है कि 2027 के चुनाव में किसी भी माफिया, गुंडे या आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को टिकट नहीं दिया जाएगा। वे बसपा की उस पुरानी छवि को वापस लाना चाहती हैं जब कानून द्वारा कानून का राज उनका सिग्नेचर स्टाइल हुआ करता था। और दूसरा, दलितों के साथ साथ ब्राह्मण, ठाकुर, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यकों को उचित प्रतिनिधित्व देकर मायावती 2007 के उस जादुई को दोहराना चाहती हैं जिसने उन्हें पूर्ण बहुमत की सरकार दिलाई थी। इसीलिए इंडिया गठबंधन और एनडीए की उठापटक के बीच मायावती ने एक बार फिर एकला चलो की राह चुनी है। उन्होंने साफ कर दिया है कि वह किसी भी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी। उनका मानना है कि गठबंधन में बसपा का वोट तो दूसरे दलों को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरे दलों का वोट बसपा को नहीं मिलता। वह अब बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने, कोर कैडर को रिचार्ज करने में जुट गई हैं। देखा जाए तो उत्तर प्रदेश के 22% दलित वोट बैंक पर इस वक्त गिद्ध जैसी नजरें जमी हैं। राहुल गांधी का काशीराम जी को भारत रत्न देने की मांग करना, अखिलेश यादव का पीडीए के जरिए दलितों को जोड़ना, ये बताता है कि बसपा के किले में सेंधमारी की कोशिशें चरम पर हैं। मायावती के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने 9% तक गिर चुके वोट शेयर को फिर से 2.5 के आंकड़ों के पार ले जाने की है। ऐसे में 2027 का चुनाव मायावती के लिए सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि उनकी राजनीतिक विरासत को बचाने की अग्नि परीक्षा है। जय भीम के नारों की गूंज अब सपा और कांग्रेस के मंचों पर भी सुनाई दे रही है। ऐसे में मायावती को यह साबित करना होगा कि दलितों की असली मसीहा आज भी वही हैं। लखनऊ की बैठक में दिखा उत्साह और कड़े तेवर बताते हैं कि बहन जी ने अपनी रणनीति बदल ली है। अब ये देखना होगा कि 14 अप्रैल को लखनऊ में जुटने वाली भीड़ 2027 के सिंहासन की राह कितनी आसान बनाती है। उत्तर प्रदेश की सियासत अब उस मोड़ पर आ गई है जहां हर चाल शह की और मात की है। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। खबरें अब तक में असम की वादियों में आज सुबह एक ऐसी तस्वीर उभरी जिसने न सिर्फ राजनीति के गलियारों में हलचल मचा दी बल्कि हर असमवासी के दिल को जीत लिया। चुनाव में अब महज 7 दिन का वक्त बचा है और माहौल पूरी तरह गरमाया हुआ है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल रात 9 बजे डिब्रूगढ़ के धरती पर कदम रखते हैं और सुबह होते ही सीधे पहुंच जाते हैं उन चाय के बागवानों में जो असम की धड़कन है। हाथ में टोकरी, चेहरे पर मुस्कान और साथ में चाय की पत्तियां तोड़ती उन जाबाज महिलाओं के साथ पीएम मोदी का ये चाय बागान कनेक्ट विपक्षी खेमे में खलबली मचाने के लिए काफी था। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का डिब्रूगढ़ दौरा महज एक चुनावी दौरा नहीं बल्कि भावनाओं का सैलाब नजर आया। बुधवार की सुनहरी सुबह जब सूरज की किरणें चाय की हरी पत्तियों पर पड़ रही थी तभी पीएम मोदी उन बागवानों के बीच टहलते हुए नजर आए। उन्होंने न सिर्फ वहां काम करने वाली महिलाओं से मुलाकात की बल्कि खुद भी चाय की पत्तियां चुनकर ये संदेश दिया कि वे उनकी मेहनत और संस्कृति के कितने करीब हैं। प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा करते हुए बेहद भावुक संदेश लिखा। उन्होंने कहा, चाय असम की आत्मा है, यहाँ की चाय ने पूरी दुनिया में अपनी पहचान बनाई है। आज सुबह डिब्रूगढ़ के एक चाय बागवान में जाना और वहाँ की कर्मठ महिलाओं से बात करना मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनुभव रहा। वहीं बागवान में काम करने वाली महिलाएं अपने बीच देश के प्रधान सेवक को पाकर गदगद नजर आईं। काम के बीच में ही हंसी ठिठोली का दौर चला। महिलाओं ने पीएम मोदी को अपनी गौरवशाली संस्कृति और परंपराओं के बारे में बताया। जब काम खत्म हुआ तो महिलाओं ने एक खास गुजारिश की कि मोदी जी एक सेल्फी। प्रधानमंत्री ने भी बड़े चाव से उनके साथ सेल्फी खिंचवाई और मुस्कुराते हुए पोज दिया। पीएम ने लिखा कि इन महिलाओं की मेहनत और लगन ही है जिसने असम के गौरव को 7 समंदर पार तक पहुंचाया है। आपको बताते चलें, असम में 9 अप्रैल को वोटिंग होनी है और 4 मई को ये तय होगा कि असम की गद्दी पर कौन बैठेगा। वर्तमान में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिनके सामने अपनी सत्ता बचाने की
बड़ी चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी पूरी ताकत के साथ मैदान में डटी है। ऐसे में चाय बागवान का ये दौरा बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। असम की राजनीति में चाय बागवान श्रमिक एक बहुत बड़ा वोट बैंक है और पीएम मोदी ने सीधे उनके दिल में झांक कर या यूं कहें जगह बनाकर विरोधियों के लिए कड़ी चुनौती पेश कर दी है। ऐसे में डिब्रूगढ़ की इन तस्वीरों ने साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। एक तरफ विकास का मुद्दा है तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी की ये सादगी भरा अंदाज जो सीधे आम जनता से जुड़ता है। चाय की उन पत्तियों के बीच पीएम मोदी की ये सेल्फी सिर्फ एक फोटो नहीं बल्कि असम के लाखों चाय श्रमिकों के प्रति एक बड़ा राजनीतिक और भावनात्मक संदेश भी है। अब देखना यह होगा कि 9 अप्रैल को जब जनता ईवीएम का बटन दबाएंगी तो क्या प्रधानमंत्री की ये चाय वाली कूटनीति हेमंत बिश्व शर्मा की राह आसान कर पाएंगी। नतीजे के लिए 4 मई तक का आपको इंतजार करना होगा। लेकिन फिलहाल तो असम की हवाओं में चाय की खुशबू के साथ चुनावी पारा 7वें आसमान पर है। इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ेंगे अगले मुद्दे की तरफ। आज हम एक ऐसी खबर लेकर आपके लिए आए हैं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और मानवता से आपका भरोसा उठ जाएगा। जी हां, सुशासन के दावों के बीच बिहार के नालंदा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया और सवाल खड़े कर दिए कि क्या बेटियां अब अपने ही गांव की सड़कों पर सुरक्षित नहीं हैं? क्या दबंगों का खौफ कानून से बड़ा हो गया है? दरअसल नालंदा के नूरसराय में एक 20 साल की विवाहिता के साथ जो हुआ उसने मणिपुर की उस काली रात की याद दिला दी जिसने पूरी दुनिया को रुलाया था। सरेआम सड़क पर दरिंदगी, सरेआम कपड़े फाड़े गए और शर्म की बात तो देखिए कि तमाशबीन बनी भीड़ विरोध करने के बजाय उसका वीडियो बनाती रही। आइए जानते हैं इस खौफनाक घटना के पीछे की पूरी दर्दनाक कहानी। बिहार के नालंदा जिले का अजयपुरा गांव आज शर्म से झुका हुआ है। यहां एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया गया जिसने कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं। 26 मार्च की वो शाम जो एक आम शाम हो सकती थी लेकिन एक मासूम महिला के लिए कभी ना भूलने वाला रात बन गई। जानकारी के मुताबिक 20 साल की एक विवाहिता जो फिलहाल अपने मैके में रह रही थी, शाम करीब 6 से 7 बजे के बीच घर के पास ही एक किराना दुकानदार से सामान लेने के लिए निकली थी। उसे क्या पता था कि गांव के ही 3 हैवान घात लगाकर उसका इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही वे सुनसान रास्ते पर पहुंची, गांव के दबंग अशोक यादव, मतलू महतो उर्फ नवनीत और रविकांत कुमार ने उसे दबोच लिया। आरोपियों ने महिला को जबरन पकड़कर सड़क पर घसीटना शुरू कर दिया। महिला अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए गिड़गिड़ाती नजर आई, चिल्लाती रही, लेकिन दरिंदों के सिर पर खून सवार था। उन्होंने सरेआम महिला के कपड़े फाड़ डाले और उसे अर्धनंग कर दिया। हद तो तब हो गई जब वहां मौजूद लोग मदद के लिए आगे आने के बजाय उस खौफनाक मंजर को मूक दर्शक बनकर देखते रहे। आरोपियों ने सिर्फ शारीरिक प्रताड़ना ही नहीं दी बल्कि जबरन उनकी मांग में सिंदूर भरने की कोशिश भी की। इन हैवानों का मन इतने से भी नहीं भरा। अपनी घिनौनी करतूत को उन्होंने मोबाइल में कैद किया और पीड़िता को समाज में पूरी तरह से तोड़ने के लिए उस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो में आरोपी भद्दी भद्दी गालियां देते और महिला की गरिमा को तार तार करते साफ दिखाई पड़ते हैं। इस कृत्य ने साफ कर दिया है कि अपराधियों के मन में पुलिस और कानून का रत्ती भर भी डर नहीं है। वहीं घटना के अगले दिन यानी 27 मार्च को पीड़िता ने हिम्मत जुटाई और नूरसराय थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मामला दर्ज किया। साथ ही डीएसपी संजय कुमार जायसवाल के नेतृत्व में एक विशेष जांच टीम बनाई गई। पुलिस ने तुरंत छापेमारी कर 2 मुख्य आरोपियों अशोक यादव और मतलू महतो को सलाखों के पीछे भेज दिया है। तीसरा मुख्य आरोपी रविकांत कुमार अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, जिसकी तलाश में कई ठिकानों पर लगातार दबिश डाली जा रही हैं। वहीं इस घटना ने वीडियो सामने आने के बाद राजनीतिक तूल भी पकड़ लिया है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार को आड़े हाथों लेते हुए इसे सामूहिक दुष्कर्म की कोशिश करार दिया है और कहा है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है।
जाहिर है नालंदा की इस घटना ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि अपराधी कितने भी बेखौफ हैं। एक तरफ हम डिजिटल इंडिया और प्रगति की बातें करते हैं तो वहीं दूसरी तरफ एक महिला को सरेआम सड़क पर अपमानित किया जाता है और उसका वीडियो बनाकर मनोरंजन की तरह वायरल किया जाता है। पुलिस ने 2 को पकड़ा है, लेकिन क्या इतना काफी है? क्या फरार रविकांत को पाताल से भी ढूंढ निकाला जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल उन तमाशबीनों से कि अगर आज आप चुप हैं तो कल शिकार आपके घर की बेटी भी हो सकती है। नालंदा की इस बेटी को सिर्फ गिरफ्तारी नहीं बल्कि एक ऐसा न्याय चाहिए जो मिसाल बने, ताकि फिर कोई अशोक या रविकांत किसी की अस्मिता को हाथ लगाने की हिम्मत ना कर सके। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखेंगे, हर पल की आपको जानकारी देंगे, क्योंकि ये सिर्फ एक महिला की नहीं बल्कि हम सब की गरिमा का सवाल है। खैर, जाते जाते आपको आज के एक और अहम मुद्दे से रूबरू कराते हैं। अब आपको बताते हैं दुनिया के सबसे खतरनाक युद्ध के क्षेत्र की वो खबरें जिन्होंने पूरे मानवता को हिला कर रख दिया है। पश्चिम एशिया की धरती आज दहक रही है और बारूद की गंध अब पवित्र इबादतगाहों तक पहुंच चुकी है। एक तरफ ईरान के जदन शहर में मस्जिद पर भीषण हवाई हमला हुआ तो दूसरी तरफ व्हाइट हाउस से डोनाल्ड ट्रंप का वो ऐलान जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या ईरान में जंग का खेल खत्म हो चुका है? क्या खामनेई की मौत के बाद अब अमेरिका इस जंग से हाथ खींचने वाला है? लेकिन ठहरिए, क्योंकि इजराइल के तेवर अभी भी तल्ख हैं और लेबनान से लेकर तेहरान तक आसमान से मौत बरस रही है। आपको बता दें, पश्चिम एशिया में जारी ये जंग अब अपने सबसे निर्णायक और खौफनाक मोड़ पर आ पहुंची है। पिछले 2 महीने से जारी संघर्ष ने अब 86 इलाकों और धार्मिक स्थलों को भी अपनी चपेट में लेना शुरू कर दिया है। बुधवार सुबह उत्तर पश्चिमी ईरान का औद्योगिक शहर जदन धमाकों की गूंज से दहल उठा। यहाँ की मशहूर ग्रैंड हुसैनिया मस्जिद, जो शिया समुदाय की आस्था का केंद्र है, उस पर भीषण हवाई हमला हुआ। तेहरान से 300 किलोमीटर दूर इस शहर में हुए हमले में गुंबद और मीनारें ढह गईं। इस मामले में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि दर्जनों घायल हैं। मलबे के बीच बिखरी कुरान की आयतें और खून के धब्बे इस युद्ध के खौफनाक मंजर को बयां कर रही हैं। वहीं दूसरी तरफ वाशिंगटन में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी घोषणा की है जिसने दुनिया को चौंका दिया है। ट्रंप ने साफ लहजे में कहा है कि अगले 2 से 3 हफ्ते में अमेरिका सेना ईरान छोड़ देगी। उन्होंने दावा किया कि ईरान में सत्ता परिवर्तन का जो लक्ष्य था वो पूरा हो चुका है। ट्रंप ने तंज कसते हुए कहा, हमें युद्ध खत्म करने के लिए किसी समझौते की आवश्यकता नहीं है। हालांकि सेना हटने से पहले कोई डील हो जाए तो अलग बात है। ट्रंप ने यह भी साफ कर दिया कि उन्हें होर्मुज़ के बंद होने की परवाह भी नहीं है, वे इसके बिना भी जंग खत्म कर सकते हैं। आपको बता दें, इस जंग की शुरुआत 28 फरवरी को हुई थी, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त हमला बोला था। उस हमले में ईरान के सबसे ताकतवर नेता खामनेई की मौत हो गई थी। ना सिर्फ खामनेई बल्कि उनकी बेटी, दामाद, बहू और नातिन समेत पूरा परिवार इस हमले की भेंट चढ़ गया था। अब उनके बेटे मोतजबा खामनेई को नया सुप्रीम लीडर बनाया गया है, लेकिन वे खुद घायल बताए जा रहे हैं और फिलहाल कहा जा रहा है कि ये एक बड़ा रहस्य बना हुआ है। हालांकि ट्रंप भले ही वापसी की बात कर रहे हों, लेकिन इजराइल के पीएम नेतन्याहू के इरादे फौलादी हैं। उन्होंने कहा है कि जंग खत्म करने की कोई डेडलाइन नहीं है। आज सुबह लेबनान के बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हुए हमले में 8 लोग मारे गए। नेतन्याहू ने साफ कहा है कि जब तक आतंक का ढांचा पूरी तरह खत्म नहीं होता, ये अभियान जारी रहेगा। ऐसे में ईरान अमेरिका की ये जंग ने दुनिया को 2 फाड़ में कर दिया है। एक तरफ ईरान के राष्ट्रपति शांति की गारंटी मांग रहे हैं, तो दूसरी तरफ IRGC अमेरिका की बड़ी टैंक कंपनियां गूगल, एप्पल और टेस्ला को उड़ाने की धमकी दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि ट्रंप की वापसी का ऐलान क्या वाकई युद्ध का अंत है या ये किसी बड़े तूफान से पहले वाली शांति है? क्या तेल का संकट पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को गर्त में ले जाएगा? सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ धधकते हुए बम्बे और गिरती हुई इमारतों के पास है।
तो आज खबरें अब तक में हमने देखा कि कैसे उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती ने एक नई लकीर खींचने की कोशिश की है, तो वहीं असम की वादियों में पीएम मोदी ने भावनाओं का दांव खेला है। लेकिन इन सब के बीच नालंदा की वो घटना हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर हम एक समाज के तौर पर कहां जा रहे हैं, जहां अपराधी बेखौफ हैं और जनता तमाशबीन। फिलहाल खबरें अब तक में आज के लिए बस इतना ही। फिर आपसे मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों और इनके पीछे छुपे बड़े सच के साथ। तब तक आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ। नमस्कार।